एक छोटे से आइलैंड पर पैदा हुआ एक आम सा लड़का, जिसका एक बेहद ही बड़ा सपना था, पूरी दुनिया पर राज करने का सपना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हिस्टोरिकल फिगर को डिकोड करने वाले हैं जिसका उत्थान किसी हैरान अंगेज मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक बिल्कुल ही ऑर्डिनरी शुरुआत से लेकर सदियों तक याद रखे जाने वाले एक मैसिव एम्पायर के निर्माण तक का ये सफ़र सच में माइंड ब्लोइंग है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक बिल्कुल साधारण से इंसान ने अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी के दम पर पूरे यूरोप को हिलाकर कैसे रख दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई महान शाही खानदान का सपोर्ट नहीं था, फिर भी उसने उस वक्त के सबसे ताकतवर राजाओं की नींदें उड़ा दी। आखिर उसकी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी? चलिए इस डीप डाइव में यही पता लगाते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला हिस्सा, एक आम आदमी का सपना। तो कहानी शुरू होती है 1769 से। कॉर्सिका नाम के एक छोटे से आइलैंड पर नेपोलियन का जन्म हुआ था। परिवार बिल्कुल ही नॉर्मल था, मतलब कोई ऐशो आराम या दौलत नहीं थी उनके पास। लेकिन हाँ, इस लड़के में शुरू से ही एक अलग सी चमक थी। बचपन से ही इनके अंदर कमाल की लीडरशिप और मिलिट्री स्किल्स दिखाई देने लगी थी। एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आकर इस लेवल का टैलेंट दिखाना वाकई किसी महान भविष्य का हिंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा हिस्सा, पावर की ओर सफर। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये सच में अनबिलीवेबल है। 1769 में जन्म और ठीक 30 साल बाद 1799 में एक तख्ता पलट यानी कू के जरिए फ्रांस की पूरी सत्ता पर कब्जा। उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते देश में काफी अराजकता थी और उसी केओस में इस कुशल सोल्जर ने अपनी जगह बनाई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात आई 1804 में, जब इन्होंने परंपराओं को तोड़ते हुए खुद को सीधा एम्परर घोषित कर दिया। एक आम फौजी से अकेले दम पर एब्सोल्यूट रूलर बनने तक का ये सफर लिटरली इतिहास में अपना कोई मुकाबला नहीं रखता। अब हम पहुंच चुके हैं इनकी पीक पर। तीसरा हिस्सा, फ्रांस का एम्परर नेपोलियन। एम्परर बनते ही इनकी महत्वाकांक्षा एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। इन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया और एक के बाद एक यूरोप के कई देशों को हराया। अपने एम्पायर का इतना मैसिव विस्तार किया कि दुश्मन देशों की सेनाओं को लगातार धूल चाटनी पड़ी। उस दौर में इनकी मिलिट्री डोमिनेंस इस कदर हावी थी कि इनको हराना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था। पूरा यूरोप इनके आगे झुकने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज का ज़वाल होता है। चौथा हिस्सा, रशिया पर अटैक की गलती। सो द क्रूशल पॉइंट इज 1812। इस साल को याद रखिए, ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक ऐसी भूल हुई जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। यही वो वक्त था जब रशिया पर अटैक करने का फैसला लिया गया, जो इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और यहाँ आकर ना स्ट्रैटेजी और रियलिटी का एक बहुत बड़ा क्लैश होता है। एक तरफ जहां बाकी यूरोप में इनकी ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी हमेशा हिट रही थी, वहीं रशिया में माहौल बिल्कुल अलग था। वहां की बैड प्लानिंग और हड्डियां जमा देने वाली फ्रीजिंग ठंड ने सेना का बुरा हाल कर दिया। रशियन आर्मी आमने सामने लड़ने के बजाय पीछे हटती गई और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर और खाने की कमी ने आगे बढ़ती हुई इस इनविंसिबल आर्मी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रियलिटी ने उनकी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी को वहां बुरी तरह फेल कर दिया। और इसके बाद शुरू होता है आखिरी और दर्दनाक चैप्टर, पांचवा हिस्सा, वॉटरलू और नेपोलियन का अंत। 1815 ये साल मार्क करता है बैटल ऑफ वॉटरलू को। ये वो ऐतिहासिक और डिसाइसिव युद्ध था जहां इनकी फाइनल हार हुई। यहां से वापसी के सारे रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके थे। इस फाइनल डाउनफॉल के स्टेप्स वाकई दिल दहलाने वाले हैं। पहला स्टेप था वॉटरलू की आखिरी हार। इसके बाद दूसरा स्टेप आया, उन्हें सेंट हेलेना नाम के एक अलग थलग रिमोट आइलैंड पर एग्जाइल में भेज दिया गया। और आखिरी स्टेप, उसी एग्जाइल के दौरान बीमारी और अकेलेपन में इनकी मौत हो गई। जरा सोचिए, जो इंसान एक वक्त पर पूरी दुनिया पर राज करने चला था, उसका अंत एक छोटे से द्वीप पर अकेले और तन्हा हुआ। इनके इस पूरे सफर का निचोड़ सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। सक्सेस के साथ ईगो भी आता है। एक जीनियस लीडर होने के बावजूद एक गलत डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। ये लेसन बिल्कुल क्लियर है। ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो एक चलते फिरते एम्पायर को भी जीरो पर ला सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के दौर में भी ऐसी गलतियां दोहराई जा रही हैं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले डीपली रिसर्च टॉपिक के साथ।